अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तहम चीफ जस्टिस ने इंदिया दे दिया है कि मंगल तक केस का कोई हतमी नतीजा निकल आएगा। दूसरी तरफ कल की समाअत के हवाले से जस्टिस काजी फाइसा का नोट सामने आ गया है। कल की समाअत में एतजाज हसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जबकि आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी और जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए और 7 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स और आर्मी एक्ट के हुदूद क़यूद के बारे में दरख्वास्त गुजारों के वकला के सामने कई सख्त सवालात रख दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने करार दिया कि हाजिर सर्विस फौजी को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। अगर कोई शख्स सर्विंग ऑफिसर के साथ मिलकर साजिश करे तो ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। आज समाअत के आगाज में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी दलाइल जमा करवाए और कहा कि मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। मैंने दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। कोई नहीं कहता कि मुल्जिमान का सख्त से सख्त ट्रायल ना करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़्यादा सख्त सज़ा कहाँ होगी। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि मेरा मुद्दा यह है कि तमाम मुल्जिमान में से चंद के साथ अलग सलूक हुआ। एक FIR में 60 मुल्जिमान हो, मगर उनमें से 15 अफराद मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। FIR में जो इल्ज़ामात हैं उन पर 3 अलग तरह के ट्रायल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि बेहतर होगा कि पहले अटॉर्नी जनरल को बताने दें कि असल सूरत हाल क्या है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर यह होगा कि पहले तमाम वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और फिर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याया अफरीदी दुरुस्त कह रहे हैं, हमें पहले हकीकत को जानने की ज़रूरत है। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि ये बताएं कि किस तरीक़ाकार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज के कमांडिंग अफसर ने इंतज़ामी जज को सिविलियंस की फ़ौजी हुकाम को हवालगी की दरख्वास्त लिखी और उसमें दरख्वास्त के ज़राए नहीं बताए गए। ये भी बताएं कि कमांडिंग अफसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसल सिद्दीकी से मज़ीद पूछा कि ये बताएं कैसे फ़ौज की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। जिससे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज़ ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले करो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है? जिससे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि फौज का अंदरूनी तरीकाकार क्या है कि जिसमें यह तय होता है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। फौज का कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा करेगा? कोई दस्तावेज तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जिससे मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी? जैसे मंसूर अली शाह ने मज़ीद सवाल किया कि किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है ये बता दें। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दे सकती है। फौज की सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी एक्ट को रहने दें और सिर्फ तरीक़ाकार को देखें तो फिर हमें इनफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कॉफ़ी वगैरह पिएं, सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फिर समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया, जिसके बाद फैसल सिद्दीकी को एक बार फिर जजिस के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट का इतलाक बराह रास्त आर्मी के अफसरान और मुलाजमीन पर होता है। 9 और 10 मई को वाक़यात हुए और 25 मई को आर्मी एक्ट के इतलाक का मामला आया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा
कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है? तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कम ही होता है, सिविलियन मिलिट्री कोर्ट नहीं जा सकता, सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है या फिर इंतहाई गैर मामूली हालात में फौजी अदालत फाल हो सकती है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपने बता दिया कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में गैर मामूली हालात में हो सकता है। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज करने से पहले सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के हवाले से भी ऐसा ही होना चाहिए था। तंसीबात पर हमला करने पर एंटी टेररिज्म एक्ट लागू होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि हो सकता है कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्जामात की नौयत अलग हो, आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फर्ज करें कि उनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं तो भी दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजा जा सकता है। इस दौरान फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए और दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देना शुरू कर दिए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी हुकूक को मजरू किया जा रहा है। जब सिविल अदालतें फ़ाल हैं तो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस याया अफरीदी ने कल की तरह दोबारा सवाल उठाया कि हम 7 जजेस हैं और जहन में रखें कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस में 11 जजेस का फैसला है। तो अहमद हुसैन ने लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अगर अदालत समझती है कि मेरे केस में ठोस वजूहात हैं तो लार्जर बेंच बना दें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नमाज का वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ने मजीद दलाइल दिए कि यह दरख्वास्त किसी सियासी जमात या किसी तनसीब पर हमले की हिमायत नहीं करती। मौजूदा दरख्वास्त बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम पर फैसले के बाद हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मैं कंफर्टेबल हूँगा कि अगर उतना ही बड़ा बेंच बने जितने बड़े बेंच ने 21वीं तरमीम का फैसला दिया था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ हो कि आजकल जंगी हालात हैं। जिससे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि कोर्ट मार्शल कोई टीम करती है। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल के लिए एक फौजी अफसर की सरबराही में टीम तश्कील दी जाती है। सिविलियन के कोर्ट मार्शल में जुर्म साबित हो तो अपील आर्मी चीफ से की जाती है। आर्मी चीफ अपील मुस्तरद कर दे तो हाई कोर्ट में महदूद नकात पर नजरसानी हो सकती है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी कोर्ट मार्शल किया गया। भारतीय जासूस की सजा के खिलाफ भारत ने आलमी अदालत से रुजू किया और उसकी सजा के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या किसी और मुल्क में भी फौजी अदालतें हैं, क्या किसी और मुल्क में भी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि अमेरिका और बरतानिया में बहुत कम और गैर मामूली हालात में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि आइन कहता है कि आर्मी से मुताल्लिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। हम किसी कानून को छेड़े बगैर इस मामले को कैसे देख सकते हैं। आइन आर्मी एक्ट के जायजे की इजाज़त ही नहीं देता तो कैसे ठीक या गलत का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट को यह हक कहां से हासिल हो गया कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके। तो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इस केस में कौन से सिविलियंस की बात हो रही है। सिविलियंस तो रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं। कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि अगर आपकी इस्तदा मंजूर कर ली जाए तो आर्मी एक्ट खत्म हो जाएगा। मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जब इमरजेंसी का निफाज होता है तो लोगों की नकलो हरकत भी रोक दी जाती है। आइन तो नकलो हरकत और आज़ादी का हक देता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता तो है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक कौमी सलामती जैसे मामलात में फौज बराह रास्त मुतासिर होती है। हाजिर सर्विस फौजी को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। आर्मी एक्ट के शिकों को देखने की जरूरत नहीं है। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। अगर कोई सर्विंग ऑफिसर के साथ मिलकर साजिश करे तो यह एक इंतहाई संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस ने यह नुक्ता भी उठाया कि आप कहते हैं कि सर्विंग और सिविलियन का अलग ट्रायल हो। अलग ट्रायल का क्या क्राइटेरिया हो। सिविलियन को नेट में लाने के लिए किस तरह की शहादत हो। हम चाहते हैं कि इस मसले का सादा हल हो। कुलभूषण यादव केस एक अलग मामला है। उसमें ICJ का हुक्म था, इसलिए गैर मुल्की शहरी के हवाले से अलग एक कानून बनाया गया। इसके बाद जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने अपने दलाइल खत्म करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक हालिया फैसले में मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया था और कहा था कि इंसान तब मरता है
जब बोलना बंद कर दे। एक वक्त आता है कि इंसान को दुरुस्त सिमत में खड़ा होना पड़ता है। दलाइल का इख्तिताम मैं इस बात पर करूंगा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को रोस्टरम पर बुला लिया तो अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार अफराद की तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में मुझसे 3 सवालात पूछे गए थे। इस्लामाबाद में कोई भी फ़र्द पुलिस की तहवील में नहीं है। 4 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर हिरासत हैं। सिंध में कोई भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। सिंध में 172 अफराद जुडिशल कस्टडी में हैं और 70 अफराद को जमानत दी गई है। सिंध में 117 अफराद 3MPO के तहत हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं। कोई भी खातून सहाफ़ी या वकील मिलिट्री कस्टडी में नहीं है, इसलिए खवातीन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी या वकील को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जस्टिस याया आफरीदी ने पूछा कि कितने बच्चे हैं जिनको हिरासत में लिया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोई भी बच्चा मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। सिर्फ एक ऐसा फ़र्द खैबर पख्तूनख्वा से मिलिट्री कस्टडी में है जिसकी उम्र की निशानदही कर रहे हैं। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हुई तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निगरां हुकूमतों से राब्ता करके वकला और सहाफ़ियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ लें। अगर वकला आज़ाद नहीं होंगे तो अदालत नहीं चल सकती। सहाफ़ी भी अहम है क्योंकि वो हम तक सच पहुँचाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ना अस खुद नोटिस लेंगे और ना ही जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। पीर को सलमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज़ किया जाएगा और कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। इसके बाद केस की समाअत पीर की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई, जबकि आज पंजाब की निगरां हुकूमत की जानिब से भी 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले अफराद और मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद जेल में हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3050 अफराद मुलविस थे, जिनमें से 2258 अफराद को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 51 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 1888 अफराद को गिरफ्तार किया, 500 अफराद के खिलाफ मुकदमात खारिज कर दिए गए, 232 अफराद जमानतों पर हैं और 108 अफराद जिस्मानी रिमांड पर हैं। 1247 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं और 33 अफराद की शनाख्त परेड कराई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 247 दीगर केसेस में 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 1200 अफराद के खिलाफ मुकदमात खारिज कर दिए गए, 3012 अफराद जमानतों पर हैं, 86 अफराद जिस्मानी रिमांड पर हैं, 2464 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं और 368 अफराद की शनाख्त परेड की जा रही है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 81 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 42 खवातीन रिहा कर दी गई हैं या जमानत पर हैं, जबकि 39 खवातीन जुडिशल रिमांड पर हैं। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक जब ये समाअत जारी थी तो उसी वक्त कौमी असम्बली में भी इस मामले पर बहस हो रही थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में दावा किया कि फ़ौजी अदालतों से मुतालिक पटिशन दायर करने से पहले दोनों वकला ने चेयरमैन PTI और फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। मुसद्दका तौर पे ये खबर है कि इस पटिशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। उसके बाद ये जो है वो पेशरफ्त हुई है। ये बात ऐसे साबित होती है कि जब कल काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया, दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला जो है ये इन एतराज़ात की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं सुनना चाहता। तो एकदम उनके मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना दें। यानी पिटीशन आपने दायर की है, पिटीशन की समाअत आज हो रही है, आपने कब कहा था इनको? उस मुलाकात में कहा था। उस मुलाकात में मुबैना तौर पे ये बात डिस्कस हुई कि जी कौन सा बेंच बनाया जाए। ये भी डिस्कस हुआ कि काजी फैज ईसा साहब का, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में एक उनकी राय पाई जाती है, लिहाजा उनको भी शामिल कर लिया जाए। दूसरी तरफ कुछ अरसे से मुसलसल ये बात हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हक में नहीं है, लेकिन आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह कर दिया कि वो लोग जो 9 मई के वाक़े में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी है या नरमी है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। या यूनाइटेड किंगडम में अगर आप उनका MI6 का दफ्तर पे हमला करें, वो आपको वेलकम करेंगे। अमेरिका पे पेंटागन पे या लैंगली प्ले या व्हाइट हाउस की तरफ आप दाखिल होने की कोशिश करें तो वो जमहूरियत के नाम पे आपको छोड़ेंगे। वो लोग जो इस वाकये
में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, अगर उन इदारे पे हमले होंगे जिसको आपको कानूनी तौर पे इतना भी इजाजत नहीं है कि आप इस जगह का तस्वीर लो, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाएंगे। हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने ये जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम ना खेला जाए। राना सनाउल्लाह ने आज कौमी असम्बली में यह भी कहा कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच से मुताल्लिक नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह अदालत नहीं है, ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। चीफ जस्टिस साहब बेंच मुकर्रर कर दें, उस बेंच को वो दोबारा जो है वो किसी जज को उस बेंच से माइनस नहीं कर सकते ताबकते कि वो जज जो है वो खुद रिक्यूज ना करे। लेकिन कल ये फौरी तौर पे जो है वो ये भी जो है वो किया गया। एक ऐसा बेंच जो ये फैसले करने जा रहा है, उस फैसले के मुतल्लक मैं नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, उसी अदालत के सीनियर 3 जज बल्कि 2 जजेस और नामजद चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये अदालत नहीं है, ये कानून और आइन के मुताबिक ये बेंच नहीं है, ये बेंच इल्लीगल है, ये बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वो बेंच जो बुजिद है वो फिर भी जो है वो मुकदमा सुनने और फैसला करने को तैयार है। मुझे लगता है कि ये 9 से 7 और 7 से हो सकता है 5 और 5 से 4 पे चला जाए। फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। क्या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे नहीं माना जाएगा? हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। जैसे काजी फाइसा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर होने वाली समाअत से मुताल्लिक अपना नोट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बराह रास्त मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर से मुताल्लिक संगीन सवालात उठाए हैं और मौजूदा केस से मुताल्लिक भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। जैसे फाइसा के नोट के मुताबिक 21 जून 2023 को तकरीबन 8 बजे मेरी रिहाइशगाह पर सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट मौसूल हुई, जिसमें जाहिर किया गया था कि 9 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया है, और 4 आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए 22 जून को दिन 11:45 का वक्त मुकर्रर किया गया, यानी दरख्वास्तों को पढ़ने के लिए मुनासिब मौका ही नहीं दिया गया। जैसे काजी फाइसा के मुताबिक ये बेंच मेरे और अगले सीनियर फाजिल जज जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ मुशावरत के बगैर बनाया गया। और ये बात भी गौर तलब है कि जो आईनी दरख्वास्त सबसे पहले यानी 25 मई को दायर की गई थी वो आखिर में लगाई गई और उनके बाद बतदरीज आने वाली दरख्वास्तें भी बाद में लगाई गई, लेकिन सबसे आखिरी दरख्वास्त जो 20 जून 2023 को दायर की गई उसको तरजीह भी दी गई और तरतीब में पहला नंबर भी दे दिया गया। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक अदालत उज़्मा में यह रिवाज रहा है कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जज से मशवरा लिया जाता है और उसी तरीक़ाकार के मुताबिक पिछले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चलते रहे और मतवातिर जस्टिस उमर बंदियाल से न सिर्फ मुशावरत करते थे बल्कि तकरीबन हर आईनी और अहम मुकदमे में बेंच की सरबराही की जिम्मेदारी उनको देते या उन्हें बेंच का हिस्सा ज़रूर बनाते थे। लेकिन जब से जस्टिस उमर बंदियाल ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है तो इस रिवायत को तर्क कर दिया और न सिर्फ मुझसे बल्कि अगले सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुशावरत किए बगैर तमाम जरूरी मामलात अपनी ही मर्जी से या अपने मनपसंद एहलकारों के जरिए चलाए। जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक बाकी जजों की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने दौर में एक बार भी फुल कोर्ट यानी तमाम जजों की मीटिंग नहीं बुलाई। जस्टिस फाइसा के नोट के मुताबिक इस बात की निशानदही जरूरी है कि मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते उमूर 26 मुकदमात में भी अदालत उज़्मा के सामने पहले से दायर शुदा हैं। ये मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कैद खाने और उनके मुतालिक कवानीन आइन से मुतसादिम हैं। इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर कर दी जब मौजूदा दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान वजीर आजम की हैसियत से वफाकी हुकूमत के सरबराह थे। जैसे काजी फाइसा की नोट के मुताबिक फिर अदालत उज़्मा ने 24 अक्टूबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया जो आज तक बरकरार है। इन मुकदमात की समाअत आखिरी बार 4 दिसंबर 2019 को हुई और उस तारीख का तहरीरी हुक्म यह है कि कुछ मजीद दलाइल सुने गए, केस मुलतवी।
जैसे काजी फाइसा के नोट के मुताबिक एक और अहम मुकदमा 20 अगस्त 2021 को अदालत उज़्मा में सहाफ़ी लेकर आए थे और कहा गया था कि सहाफ़ियों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। मेरी सरबराही में बेंच ने इस बात का नोटिस लिया और उसकी समाअत के लिए 26 अगस्त 2021 की तारीख मुकर्रर की, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने, जो उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, अपनी सरबराही में एक बेंच तश्कील दे दिया और उसमें पहले के बेंच से किसी जज को शामिल ही नहीं किया गया जिसने नोटिस लिया था, और फिर अपने से और मुझसे जूनियर जज मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर से फैसला लिखवाया कि आइन की दफ़ा 184(3) का नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। उन्होंने मेरे लिखे 15 सफ़ात को भी मुस्तरद और कलअदम कर दिया। नोट के मुताबिक ताज्जुब की बात यह है कि फ़ैसले में खुद नोटिस लेने का तो तस्करा है और मुअज़्ज़िज़ मुसन्निफ जज ने 7 ममालिक के नज़ाइर और प्रैक्टिस पर तो नज़र डाली है, मगर जो असल मसला था यानी सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक की पामाली का, उसके मुतालिक एक जुमला भी नहीं लिखा। इत्तफ़ाक़न मौजूदा दरख्वास्त गुजारों में से एक उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। जैसे काजी फ़ाइसा की नोट के मुताबिक आइन की दफ़ा 184(3) के तहत मुकदमात के लिए ना तो अदालत उज़्मा ने खुद कवायद बनाए हैं और ना ही पार्लिमान के बनाए गए कानून को चलने दिया गया, और इस कानून के मुतालिक दरख्वास्तों का अब तक फैसला भी नहीं किया। जैसे काजी फ़ाइसा ने अपने नोट में लिखा है कि मुझे ये बात लिखने पर मजबूर किया गया कि मुझसे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने 16 मई 2023 को अचानक पहली बार तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूँ। जवाब में मैंने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस को अगले दिन यानी 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इरसाल किया, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का एक बार फिर हवाला दिया और इस बात की निशानदही की कि इस कानून की शिक नंबर 2 लाजिम करती है कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी, लेकिन इस कानून पर अमल ही नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने इस कानून को जन्म लेने से पहले ही, यानी जब यह बिल ही की शक्ल में था, उसे मुअत्तल कर दिया। मैंने अपने तहरीरी जवाब में निशानदही की कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई आईनी दरख्वास्तें या तो मंजूर होंगी या उन्हें मुस्तरद किया जाएगा, और फिर सवाल उठाया कि अगर दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो फिर दरमियानी मुद्दत में, यानी जब से कानून नाफिज हुआ है और जब से उसे मुस्तरद किया गया है, इस दौरान अदालत को चलाना क्या इस कानून की शिक नंबर 2 की खिलाफ वर्जी नहीं है। जैसे काजी फ़ाइसा ने अपने नोट में मज़ीद लिखा है कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मकबसे में डाल दिया है जिससे उस वक्त ही निकला जा सकता है जब वो इस कानून के खिलाफ दायर की गई आईनी दरख्वास्तों का फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस ले लें। मैंने ये भी वाज़ेह किया कि जो सवाल मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मुझसे किया है कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूँ, इसका बेहतर जवाब वो खुद ही दे सकेंगे, क्योंकि जो बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है उसकी सरबराही तो वो खुद कर रहे हैं और वही बेहतर जानते हैं कि वो फैसला कब होगा। मैंने इसी तहरीर में ये बताया कि मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी इन दरख्वास्तों का कैसे फैसला करें ये उनकी सवाबदीद है, जिससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मगर मैं इस बात की तवक्को रखता हूँ कि जो यकीनन पूरी कौम भी रखती है कि जो भी फैसला हो वो जल्दी हो, क्योंकि अदालत की कार्रवाई इस गैर यकीनी की सूरत हाल से मुतासिर हो रही है। मैं पूरी सराहत के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इन मुकदमात की समाअत से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहा हूँ, मगर चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों का फैसला नहीं हो जाता और हुक्म इम्तना मौजूद है जिसकी मैं खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 14 अप्रैल से जब इस कानून को मुअत्तल किया गया मैं अदालत में नहीं बैठा। अगर मैं अब ये मुकदमा सुनूंगा तो मैं खुद ही अपने मौक़िफ़ जो मेरी नज़र में आईनी और कानूनी है उसकी खिलाफ वर्जी करूंगा। आज तक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की है, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना तक गवारा नहीं किया। नोट के मुताबिक मुझे इस बात का भी बखूबी इदराक है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने मुअज़्ज़िज़ साथियों को बिला वजह एक गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया है। इस नाजीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। निहायत एहतराम से मुझे ये कहने पर मजबूर किया गया है कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा किसी फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। यह वजाहत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक नंबर 2 का इतलाक़ सिर्फ चीफ जस्टिस और अगले 2 सीनियर जजों पर होता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इस वजह से शुरू में किसी भी बेंच में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की, लेकिन फिर यह फरमाया कि अदालत उज़्मा में मुकदमात कसरत से जमा हो गए हैं तो इसलिए वो सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात नहीं सुनेंगे लेकिन मामूल के मुकदमात सुनेंगे। मैं उनके मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ और इसी तरह वो भी मेरे मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। अदालत उज़्मा के जजों का गुलदस्ता उस वक्त इंसाफ मुहैया कर सकेगा जब किसी भी फरीक को ये शक ना हो कि उसके मुकदमे में एक मखसूस फैसला देने के लिए एक खसूसी बेंच तश्कील दिया गया या बगैर किसी माकूल वजह के उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया गया या उसकी समाअत मौखर की गई। ये सारी बातें हैं जैसे काजी फ़ाइसा ने लिखी हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
एक तरफ आज अदालत में समाअत हो रही थी तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में तकरीर हो रही थी। सख्त मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि वो जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो उसकी मुखालिफ नहीं है। साथ ही राना सनाउल्लाह ने सख्त पोजीशन ली है। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये 14 मई वाला हाल होगा, ज़ाहिर है 14 मई का जो फैसला था इलेक्शन कराने का उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। क्या आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जो भी अब ये बेंच फैसला करेगा, जो के साथ रुकनी बेंच है, इसका फैसला नहीं माना जाएगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ फैसला आ गया तो भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? देखिए, 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का जो फैसला था वो बिल्कुल यकतरफा था और एक ज़िद पे मबनी था और एक ऐसा फ़ैसला था कि जिसके मुतल्लक सभी ने, तमाम सियासी जमातों ने हाथ बांध के कहा कि जी आप फुल बेंच बना दें, इज्तिमाई दानिश को जो है वो आप रास्ता दें। तमाम बार एसोसिएशंस ने, तमाम बार काउंसिल्स ने जो है वो यही कहा। तमाम जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने भी पेश हो के कहा कि जनाब आप ऐसा ना करें और आप इसमें जो है वो फुल बेंच बना दें। जब किसी की बात को खातिर में ना लाया गया और उसके बाद एक ऐसा फ़ैसला किया गया जो कि किसी और को भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था और सभी समझते थे कि ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के सियासी हालात में अफरा तफरी लाएगा, अनारकी लाएगा और इससे मसाइल में इजाफ़ा होगा ना कि कमी। तो उसके ऊपर फिर जो है वो अमल नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने भी उसके ऊपर एक अपना जो है वो स्टांस लिया। अब जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं ये देख रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात में जो जथा, जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने आर्मी हाउस में लूट मार की, वहाँ जो कैंप ऑफिस था वहाँ से हसास मालूमात को, ऑपरेटर्स को जलाया भी और चुराया भी, उठा के ले गए चीज़ें, जिन्होंने प्रोहिबिटेड एरियाज़ में दाखिल हो के दिफाई इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। रियासत का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह रिज़ॉल्व है कि इसके ऊपर जो है वो कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी और इन लोगों को कानून के कटहरे में और कानून जो है आर्मी एक्ट 1952 जो है वो लाया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ जो है वो करार वाकई जो है सज़ा और जजा जो भी रियासत का तो फैसला, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर उस फैसले उसके खिलाफ आ गया तो आप ये कह रहे हैं वो नहीं माना जाएगा? बहरहाल ये फ़ैसला आने के बाद ही रियासत और हुकूमत जो है वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगी, लेकिन इस बारे में जो रियासत की और जो गवर्नमेंट का स्टांस है, जो इस बारे में क्लैरिटी है, तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल हो सकेगा। मगर हाँ साहब, एक आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फिर जो एक पटिशनर के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि सिविलियंस का आदमी ट्रायल नहीं हो सकता है। मगर ज़ाहिर बहस ये हो रही है कि जो तरीक़ाकार है कि जिस तरीके से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से या दीगर से मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अगर अदालत उस हवाले से फ़िल्टर लगा दे कि जी भाई आप बताइए कि किन वजूहात की बुनियाद पर, किन सबूतों की बुनियाद पर ये केस इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बजाय मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, कौन से सबूत हैं, क्या क्या इस शख्स ने किया है जिसकी बुनियाद पर यह हो रहा है, तो उस पर भी क्या एतराज़ होगा? या अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो उस पर एतराज़ नहीं होगा? नहीं शाहजेब, सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि ये बेंच जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। और ये बात ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ये सीनियर तरीन जजेस और उनमें से एक मोहतरम जज साहब जो हैं वो नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बेंच जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो एक ऐसा बेंच जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है इन इट्स फॉर्मेशन, तो उसका आप मुझे बताएं कि वो फ़ैसला जो है वो किस तरह से
उसको तस्लीम किया जाएगा? क्या उसका फैसला मुतनाज़ा नहीं होगा? वैसे फिर तो आप कैटेगोरिकल कह रहे हैं ना, मगर मसला ये कि 7 जजेस फिर भी मौजूद हैं। 2 सीनियर जजेस चले गए, 9 रुकनी बेंच था, 7 रुकनी बन गया। वो जजेस सुन रहे हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, जस्टिस याया आफरीदी भी हैं। आप कह रहे 7 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानेंगे क्योंकि 2 जजेस ने, जिसमें से एक नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर एतराज़ उठा दिया कि जी बेंच नहीं बन सकता, वो इस बेंच को कबूल नहीं करते। नहीं, लेकिन वो चले तो नहीं गए, उनको तो माइनस किया गया है। और एक बेंच बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स के मुताबिक उस वक्त तक किसी जज को माइनस नहीं किया जा सकता ताबक कि वो ख़ुद रिक्यूज़ ना करे। उन्होंने बाकायदा और रिकॉर्ड ये बात कही कि हम इस केस से अलहदा नहीं हो रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस केस को, इस बेंच की फॉर्मेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है। और इस केस को सुनने से पहले जो अपना प्रोसीजरल एंड प्रैक्टिस एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। जैसे अब मसला ये कि आमतौर पर ज़ाहिर है जजेस अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेते हैं, मगर इन जजेस साहिबान ने नहीं किया। उन्होंने अपनी पोजीशन दी, जैसे काजी फैसा का नोट भी आ गया, हमने अवाम के सामने रखा। तो अब इस सूरत में तो फिर आइंदा भी एक रिवायत पड़ जाएगी कि कोई जज अपने आप को ना अलहदा करे मगर बेंच पर एतराज़ कर दे, तो फिर क्या ऐसा पैमाना होगा कि जिसकी बुनियाद पर फैसले माने जाएंगे अदालत के? पैमाना यही होगा कि जो चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंच फॉर्मेशन का और सो मोटो नोटिस लेने का, उसके ऊपर कंसेंसस है। पूरी वकाला बरादरी, बार्स, बार काउंसिल्स, तमाम जजेस और तमाम जो इस फील्ड से मुतल्लिका लोग हैं, उन सब का ये इत्तफाक है इसको रेगुलेट किया जाए। और उसके लिए जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो 2023 जो है वो बनाया गया, जिसको यानी अभी वो कानून बना नहीं तो उसको स्टे कर दिया गया। ये आइन में किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं है। कानून का वो जायज़ा ले सकते हैं और उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से मुतल्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ होने से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला दे सकते हैं, लेकिन कानून का जायज़ा ले सकते हैं। जो कानून अभी बना ही नहीं है उसका जायज़ा कैसे ले सकते हैं? वैसे ये अहम नुक्ता है जिस पर जैसे काजी फैज ईसा ने भी सवाल उठाया है। मामला ये है कि अगर यकतरफा तौर पे इस तरह से मामलात होंगे और साथ फिर ये चीज़ें भी सामने आएंगी कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब एक दिन पहले कहते हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब को कि कल ये फैसला होगा, वही फैसला हो जाता है। ऐसा फिर इसमें तो अब मसला है कि ये नुक्ता चीज़ों को पेश नज़र रख के आप ये जो है वो बात सामने, ये हालात वाक़यात ज़ाहिर हुए हैं, ये अवाम के सामने सारे हालात वाक़यात आए हैं। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि कानून बन गया, अदालत या तो कानून को कह दे कि आइन के मुनाफी है या फिर उसे मंजूर होने दे, ये नहीं हो सकता कि उस पर स्टे ऑर्डर दे दे। ये जज साहिबान ने भी एतराज़ उठाया, सीनियर कानूनदान भी एतराज़ उठा रहे हैं कि बाद में अगर अदालत ने यह फैसला दे दिया कि आइन के मुताबिक है तो इसके दरमियान में जो बेंच बने और जो फैसले आए हैं उनके ऊपर सवाल उठ जाएगा। मगर क्या इसके लिए हुकूमत कम अज़ कम तैयार है और रियासत तैयार है कि मिलिट्री ट्रायल हो मगर ट्रांसपेरेंसी हो, आवाम के सामने हक़ाइक़ हो, राइट टू काउंसिल हो, इसके अलावा लोग के सामने हो कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रायल हो रहा है? क्योंकि दावा है रियासत का कि सारे सबूत मौजूद हैं लोगों के खिलाफ जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं। आपने जिस तरह से बात की है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाई कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल है और सुप्रीम कोर्ट को भी है कि वो ट्रांसपेरेंसी से मुतल्लिक पहले भी कोई गाइडलाइन दे सकते हैं और ट्रायल के बाद जो है वो अपील में भी इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। वो अपील में उस जजमेंट को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, मुल्ज़िम को बरी कर सकते हैं या दोबारा केस रिमांड कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये बेंच ये काम करेगा, उस बेंच की पहले अपनी फॉर्मेशन जो है वो तो अबव डाउट होनी चाहिए ना, अबव एनी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। अच्छा, और आगे मुझे ये भी बताइएगा, अब एक और अहम मामला ये है कि जो क्रैक डाउन हो रहा है। राना साहब, ज़ाहिर है आप लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ, आपके साथ तो ख़ास तौर पर बहुत जुल्म हुआ, आपके ऊपर जिस किस्म का मुकदमा बनाया, मगर आपकी अहलिया ने जिस वक्त आप जेल में थे आपका केस बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ आकर मीडिया पर आकर भी आपका केस लड़ा। मगर अब यहाँ ये मामला हो रहा है कि जो पार्टी नहीं छोड़ा है उसे गिरफ्तार किया जाता है। कल गुलाम सरवर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ा है
उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर हैं, वो खुद गिरफ्तार हैं, नई पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या हो रहा है? बच्चों को गिरफ्तार करना, एहलिया को गिरफ्तार करना, ये तो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। देखिए शाहजेब, ये जो जथा जो स्टेट के ऊपर हमलावर हुआ है, जो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर हमलावर हुआ है, जिन्होंने शोहदा की यादगारों को जो है वो ह्यूमिलेट किया है, बेहुरमती की है, ये जथा अगर ये समझे कि उसे जो है वो सियासत करने का हक हासिल है या उसे सियासत करने दी जाएगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। सब अगर फिर मुसर्रत चीमा जो साहिबा का लोग उनसे डिस्टेंस करेंगे वो सियासत कर सकते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस नहीं करेंगे तो उनकी बीवियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये किस कानून में लिखा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनकी बीवियों का कोई इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उमर चीमा साहिबा की साहब की बीवी का कोई अमल दखल नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, लेकिन आपको पता है कि उनके खिलाफ केस क्या है? बताइए क्या केस है? उनके खिलाफ केस मैं उसकी डिटेल भी लेके आपके सामने रख सकता हूँ। उन्होंने कोई अपने ख़ानदान में ही जो है वो, जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने बाकायदा जो है वो यानी इस तरीके से जो है वो जायदाद हथियाई है और अपने और शायद अपनी बीवी के नाम पे करवाई है कि जो कि किसी तौर पे भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं था। तो फिर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके लिए गिरफ्तारी कैसे लाजमी थी? जो है राज साहब उसकी वो अपने असर रसूख से जो है वो अपने नाम मुंतकिल करवा दी। राज साहब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, वाइफ को गिरफ्तार किया गया, फिर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी मगर उनके मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा है कि आप सियासत भी छोड़ दें तो आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़ना ऑप्शन नहीं है, आपको आप सियासत भी मर्जी के मुताबिक करनी है, ये ऑप्शन है सर? नहीं, जो तो आपने उमर चीमा साहब की बात की है, इस बारे में अगर डिटेल भी मैं आपको मुहैया कर दूंगा, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ये काफ़ी सीरियस केस था। अच्छा, और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब कीमती प्रॉपर्टी थी जो उनके अजीज़ों की थी और इन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो अपने नाम मुंतकिल करवाई। इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जो है ना वो उसमें कोई यानी अभाव वाली बात ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हो जाती, ताबुन ना कर रहा हो कोई, फिर अरेस्ट हो जाए, ये अरेस्ट होना फिर इस तरीके से होना। मगर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा वो कह रही है कि हमने पार्टी छोड़ दी फिर भी हमारे मियाँ को गिरफ्तार कर लिया, वाले गनीमत की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमें। नहीं सुन ले, जो एंटी करप्शन लॉज हैं उसमें बाकायदा इंक्वायरी के बाद ही मुकदमा दर्ज होता है। इसमें इंक्वायरी काफ़ी देर से हो रही है, बल्कि अभी मेरा ख्याल है कि 9 मई से पहले का ये मामला जो है ये इस पे इंक्वायरी हो रही थी और वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो मुकदमा दर्ज हुआ होगा। मतलब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा उनके मियाँ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, पार्टी वो छोड़ चुके हैं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप सियासत छोड़ दें, वो कह रही हैं तो भी आपके साथ माले गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। यानी सियासत छोड़नी नहीं है, मर्जी से सियासत करनी। नहीं, जो लोग उस जथे का हिस्सा हैं उनमें जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाएं तो उनको जो है वो उनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए। वो तो बहरहाल प्रोसिक्यूट होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बराह रास्त मुलव्वस नहीं हैं और उनका कोई ओवर एक्ट नहीं है तो वो अगर डिस्टेंस करें तो उन्हें उनसे अलहदा किया जा सकता है। अच्छा, शहराम तरकई साहब हैं, उनके चचा MP मोहम्मद अली तरकई, वो कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के हमरा हज पर हैं। गुज़िश्ता रात 10 बजे पुलिस ने इस्लामाबाद घर पर छापा मारा, तमाम कमरों के लॉकर तोड़े और तलाशी ली गई। मुलाजमिन पर तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ के मुख्तलिफ लोगों के घरों में घुस के फिर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग के चोरियाँ हो रही हैं। ये क्या हो रहा है राम सर? नहीं, देखें शाहजेब, मामला ये है कि इस तरह से हर इंडिविजुअल के केस से मुतल्लक जो है वो इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। बड़ा सर, इस्लामाबाद तो आपकी जुरिस्डिक्शन में है ना, बतौर वज़ीर दाखिला, दीगर केसेस दीगर हुकूमतें सब किसी भी केस नहीं, सुन लें नहीं उसमें देखें ना एक यानी तमाम केसेस से मुतल्लक जो है वो आपको जो है वो यानी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो आपके पास नहीं हो सकती, लेकिन इस बारे में जिन केसेस की भी आप निशानदेही करें, आप प्रोग्राम से
कोई 1 घंटा पहले भी मुझे बता दें तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन होगी मैं बिल्कुल आपके सामने, आपके प्रोग्राम के सामने और आवाम के लिए जो है वो मैं रखने को तैयार हूँ। और अगर किसी जगह पे किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने कोई तजावुज़ किया है तो उसे भी जो है वो कंसीड करने और तस्लीम करने को तैयार हूँ। तो राजा साहब इसको यकीनी बनाएंगे इस बात को कि फिर जो इल्जामात लग रहे हैं आप नहीं है कि इसकी वाकई ऐसे हुआ है या ये उनकी तरफ से जो है ये मुबालगा आ रही है। तो राजा साहब फिर ज़ाहिर काउंटर वर्जन आना चाहिए ना इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी, इसके अलावा मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट का, कि असल में वजह क्या है। वो असल में काउंटर वर्जन नहीं आ रहा है तो फिर आप कल बता दीजिए आवाम को, आवाम के सामने तफसीलात रख दीजिए। जी बिल्कुल, इस बारे में जिन केसेस की आपने बात की है इनकी जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो लेके मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम का और आवाम का ये हक है कि उनके सामने जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी जाए। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।